हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आप लोग जानते हैं कि मेरा प्रतिदिन क्विज में क्वेश्चन आता है। कल का मेरा क्वेश्चन था कि बताइए खाली चट्टानों पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं। तो खाली चट्टानों पर उगने वाले शैवाल को सेक्सिकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स कहते हैं। अच्छा सर, जो वृक्ष के छाल पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं बाबू? कोर्टिकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्टिकोल्स कहते हैं। शैवालों के अध्ययन के क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। खुद ही कहते हैं। आइए, भारत है एक कैसा राष्ट्र बाबू? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो बताइए, टोटल कुल सदस्य मिलाकर कितना होता है? 550 नहीं। ऐसे निर्वाचन के बात करें कि कितने पर होता है तो 543 पर। कितने पर? 543। किस राज्य से सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं लोकसभा में? तो उत्तर प्रदेश से 403। कितना? लोकसभा में विधानसभा के सीटों की संख्या 403 और लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है? यूपी के 80। यूपी में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 80। बिहार में है 40। बिहार में 40। अच्छा सर, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। नहीं, प्रथम उप प्रधानमंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 को। 31 अक्टूबर 1875 को। इनके ही मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ क्या है? यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी साधु बेट द्वीप, गुजरात, नर्मदा नदी के तट पर किसका बना है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही। कितना 82 मीटर यानी 82 मीटर ऊंचा इनकी मूर्ति के हाइट है। खुद ही कहते 182 है कि 82? 82 मीटर है। ठीक। राम सुतार ने उसका क्या किया था? बनवाया था, निर्माण करवाया था। साधु बेट द्वीप पर नर्मदा नदी के तट पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण करवाया था। ठीक है, यानी डिजाइन तैयार किया था। अच्छा सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही 1928 में क्या किया था? ये गुजरात में बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह गुजरात में किसने किया था बाबू? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही। कब? 1928 में। यही बारदौली सत्याग्रह में जो बारदौली की महिलाएं थी ना, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। किसके कहने पर? महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि दी। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नहीं। अच्छा, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। यानी संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है बाबू? संसद के पास है। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? यानी केंद्र सरकार के व्यय, मैंने समझ में आ रहा है ना, खर्च को नियंत्रित करने का अधिकार किसके पास है? तो कै के पास में है, यानी कंप्ट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका अनुच्छेद की बात करें तो 148। ठीक। भारत का महान्यायवादी, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी भारत के एक होगा अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता, इसको कहते हैं सॉलिसिटर जनरल। क्या कहते हैं? सॉलिसिटर जनरल यानी महाधिवक्ता, सॉलिसिटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सॉलिसिटर कहते हैं महाधिवक्ता को। ठीक है। अटॉर्नी जनरल माने क्या होता है? महान्यायवादी। और सॉलिसिटर मतलब महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 है महाधिवक्ता के। राज्यों में होता है महाधिवक्ता। ठीक है। महान्यायवादी कहाँ होता है? केंद्र में। कोई दिक्कत है? एडवोकेट जनरल हो तो कौन होता है? राज्य में एडवोकेट जनरल होता है ना। केंद्र में अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। महाधिवक्ता के अटॉर्नी ये थी कहते हैं ना। महाधिवक्ता को क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल है। सॉलिसिटर किसको कहते हैं? सॉलिसिटर महाधिवक्ता है। ठीक है, खुद ही कहते हैं। तो अनुच्छेद 165 बाबू सॉलिसिटर जनरल यानी उसी को एडवोकेट जनरल भी देखने को मिलता है। यानी एडवोकेट जनरल भी दोस्त कहिए अनुच्छेद
65 राज्य में होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी भाषा का। यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी आप न्याय संबंधी कार्य कराने चाहते हैं या कोई भी कामकाज कराते हैं तो वह किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में, सुप्रीम कोर्ट में, याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी भाषा वहाँ नहीं चलता है। हिंदी सोच सकते हैं कि जिस देश का भाषा हिंदी है, जिस देश का राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा है हिंदी, राज्य भाषा है हिंदी। ठीक है, हमारे देश का दोस्त राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, राजकीय भाषा हिंदी है, राज्य भाषा हिंदी है। समझ में आ गया ना? हमारे देश का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। तो जो भी है मतलब कि देखिए, देश का राज्य भाषा हिंदी होते हुए भी हमारे या मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या चलता है? अंग्रेजी में। भारत में न्यायपालिका है तो एक स्वतंत्र बॉडी, स्वतंत्र निकाय है। न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? हाई कोर्ट है तो 25। ठीक, वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है बाबू? 25। भारत में हाँ 5 संयुक्त है। अब संयुक्त के 5 के नाम बता दीजिए। तो देखिए, पहला तो हो गया आपको ये महाराष्ट्र यानी मुंबई हाई कोर्ट। मुंबई हाई कोर्ट के बाद में आ जाइएगा तो ये केरल हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, तिरुवनंतपुरम हाई कोर्ट। दूसरा हो गया ये चेन्नई हाई कोर्ट, तमिलनाडु का। ठीक है, चेन्नई हाई कोर्ट। उसके बाद में आ जाइए कलकत्ता। उसके बाद में आ जाइए ये अहमदाबाद जो है गुजरात, दमन दीव दादर नगर हवेली के खींच लेता है। ये महाराष्ट्र जो है ना बाबू, वह मुंबई ये ठीक है गोवा के खींच लेता है। कोई दिक्कत है? तो यह 5 जो राज्य है, यह 5 राज्य में संयुक्त हाई कोर्ट का प्रावधान है। सॉरी, इसको अहमदाबाद वाला नहीं, एक आता है गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट अहमदाबाद वाला नहीं दोस्त, मुंबई वाला में ही आ जाता है। दादर नगर हवेली एवं दमन दीव गोवा ये आ जाता है मुंबई के अधीन। ठीक है, लक्षद्वीप जो है केरल के अधीन आ जाता है। पुदुचेरी तमिलनाडु आ जाता है चेन्नई हाई कोर्ट के अंतर्गत। और सर कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत अंडमान निकोबार कलकत्ता हाई कोर्ट आ जाता है। अच्छा सर, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन आ जाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम आ जाता है, नागालैंड आ जाता है, और एक आ जाता है मिजोरम आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर तो 5 संयुक्त है, 5 संयुक्त है। ठीक है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति का। जो राज्य में राज्यपाल जो होता है ना, वह किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति का, क्योंकि राष्ट्रपति ही प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 155 राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल होंगे, अनुच्छेद 155। ठीक है, 153 में राज्यपाल होंगे, 155 में राज्यपाल का पद है। ठीक है, उप राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, न कि मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। नहीं, चुनाव नहीं होता है मुख्यमंत्री का चुनाव। विधानसभा में जो भी विधायक जीत कर जाते हैं तब विधानसभा में बहुमत दल के नेता ही कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। वैसे ही लोकसभा में बहुमत दल के नेता ही कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। अब उसमें जिसको आप चुन लीजिए, अब जिसको जौन सा बहुमत दल है वो जिस व्यक्ति को चाहेगा तो उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री। ठीक है, हाँ, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के कहने पर कहते हैं। समझ में आ गया ना? ऐसे ही सिमिलरली प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, सारे मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति करते हैं। इसीलिए विवाद होता है मंत्री बनने के लिए। समझ में आ गया ना? तो सारा माल किसके हाथ में रहता है? बागडोर प्रधानमंत्री के। समझ में आ गया ना? अब सर इसीलिए राजनीति में हेर फेर होते रहता है कि कोई मुख्यमंत्री के सपोर्ट ज़्यादा करता है कि अगर इसको हम सपोर्ट करेंगे तो इसके हम करीबी हैं तो ये हमको अच्छा मंत्रालय सौंपेंगे। समझ में आ गया? सब खेला है, मामला है, मिल मिला के रहने पर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुआ था? 1964 में। कब? 1964 में। कोई दिक्कत है? 1964 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु हुआ था। अच्छा जी, बताइए कि
सूचना का अधिकार कब पारित हुआ था? 2005 में। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2000। कोई दिक्कत? एनडीआरएफ 2005 के अधिनियम से एनडीआरएफ की स्थापना हुआ था। इनमें से कौन सा भारत के संसद का अंग नहीं है? तो उच्च न्यायालय संसद का अंग नहीं है, लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति। ठीक है। सिमिलरली विधानसभा के अंग कौन कौन होता है? तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जिस राज्य में हो उस राज्य में। राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या बाबू 12, यानी राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन अब इसको 2019 के अधिनियम से, संसद अधिनियम 2019 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। यानी अब ये एंग्लो इंडियन का या जो भी इनका चुनाव होता था, मनोनीत किया जाता था, ये सब पद क्या हो गया? समाप्त हो गया। राज्यसभा की सदस्यता कितने वर्ष की होती है? तो 6 वर्ष के लिए। यानी राज्यसभा की सदस्यता 6 वर्ष के लिए होती है। और राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? 30 वर्ष। और राज्यसभा सदस्यों के लिए और बता देता हूँ कि प्रत्येक 1/3 सदस्य, प्रत्येक 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है। राज्यसभा कभी समाप्त नहीं, विघटित नहीं हो सकती है। ठीक है। राज्यसभा कभी समाप्त नहीं हो सकती, विघटित हो सकती है। माने उसका मतलब विघटित माने समझ रहे हैं कि जैसे कि पुनः निर्वाचन हो सकता है, लेकिन भंग पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते हैं आप उसको। जबकि लोकसभा को क्या कर सकते हैं? भंग किया जा सकता है, उसको पूर्णतः भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। सुनिए, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए होते हैं? तो 6 वर्ष। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। यानी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। सिमिलरली योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। पहले योजना आयोग के बताइएगा, योजना आयोग की तो स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। अब सर पहला योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। अब प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो अब आपसे यह क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए, योजना आयोग के प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। कोई दिक्कत है? यानी जो योजना आयोग था प्रथम बार, उसका उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। अब क्या हुआ था कि 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का स्थापना हो गया। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बन गया। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। यानी यह हो गया नीति का फुल फॉर्म। नीति आयोग आ गया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। अब नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो नरेंद्र मोदी। प्रथम उपाध्यक्ष कौन हो गए? तो अरविंद पनगड़िया। कोई दिक्कत है? अब प्रथम CEO कहेगा कि कौन बन गए? तो सिंधु खुल्लर। कोई डाउट? अगर सर बात करें कि वहाँ तक तो हो गया। देखिए, आर्थिक मामलों के तो हो गया प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उत्पन्न से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अर्थ होता है कि भेदभाव, छुआछूत करना। जैसे हम वो ई जात है तो हम उसमें नहीं ठेकेंगे, तो ऐसा छुआछूत का पाबंदी नहीं करना है या इलीगल है। ठीक है। इसका मतलब कि यह गैर कानूनी काम है कि आप किसी से छुआछूत कर रहे हैं। अनुच्छेद 17 के तहत आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं। समझ में आ गया ना? हाँ। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के संदर्भ में तो सुनिएगा, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकते हैं अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। यानी कहने का मतलब है बाबू कि राज्य सूची के विषय पर, सुनिएगा, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार ही कानून बनाती है। लेकिन कह रहा है कि राज्यसभा के कहने पर, जैसे राज्यसभा के 2/3 सदस्य अगर कहते हैं कि नहीं, उस राज्य के राज्य सूची में कुछ आप कानून बनाइए जो राष्ट्रीय हित के लिए महत्वपूर्ण हो, तब संसद वहाँ पर कानून बना सकती है, जो कि राष्ट्र हित के लिए जरूरी हो। तब बात समझ में आ गया क्या?
तो राज्यसभा के 2/3 सदस्य कहेंगे पारित होगा, तब जाकर वह संसद उस राज्य में, यानी संसद जो है लोकसभा जो है, सॉरी लोकसभा उस राज्य में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी। अब सर राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, यह 7वीं अनुसूची के भाग है। शक्तियों का पृथक्करण कौन सा? 7वीं अनुसूची नहीं। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में। ठीक है, यानी भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा, जमानत की राशि जब्त हो जाती है। कब बाबू? तो उसे कुल वैध मतों का जब 1/6 यानी 1/6 से कम मत प्राप्त हो, तब उस व्यक्ति का जमानत जब्त हो जाता है। अब जमानत जब्त होने का मतलब है कि अगर आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या कोई भी पद से चुनाव निर्वाचित होते हैं तो उसके लिए 1500, 2000 या 5000, 10,000 रुपया एक जमा किया जाता है, फंडेबल होता है, आप जमा करेंगे। ठीक है, तो वो पैसा का होता है कि अगर आप 1/6 से कम लाते हैं तो आपका वो पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, नहीं दिया जाता है। तो उसी को बोला जाता है कि जमानत राशि जब्त हो गई, जब 1/6 से कम लाइएगा। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है। एक दल जो है लोकसभा में विपक्षी दल का होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद होने चाहिए? तो देखिए 55 होना चाहिए। अब काहे सर 55 होना चाहिए? तो देखिए कम से कम आपको विपक्षी के दर्जा के लिए, कम से कम आपको विपक्षी के दर्जा के लिए कुल कैंडिडेट का 10% आपको लाना है। जैसे मान लीजिए अभी 550 है ना जी, 550, तो आपको 550 के 10% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 55 होगा। 550 के 10% 55, तो आपको न्यूनतम 55 सदस्य क्या होना चाहिए? या अभी 543 है निर्वाचित, तो निर्वाचित का 1/10 यानी अप्रोक्स ऐसा कहिए कि हमको 54 आएगा इसे। ठीक है, 543 के, ठीक है, तो वहीं 55 अप्रोक्स आप मान लीजिए कि इतना अगर कम से कम संसद में लाते हैं सीट, तब आप विपक्ष के दायरे में आते हैं। समझ में आ गया ना? यानी कुल निर्वाचित सीटों के, कुल सीटों के 1/10 आपको विपक्ष के लिए लाना होगा। ठीक है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिन बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? ध्यान से देखिएगा, तो 7 दिन बाद। फिर से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, बार बार यह क्वेश्चन पूछ रहा है पेपर में। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य निम्नलिखित में से आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र देता है। अगर ग्राम पंचायत का कोई भी समिति है या वार्ड है या कोई अन्य सदस्य, पंच है, सरपंच है, अगर वो अपना त्याग पत्र पद से देना चाहता है तो वह मुखिया को देगा। किसको देगा? मुखिया को अपना त्याग पत्र देगा। अब मुखिया को त्याग पत्र देने का आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? तो 7 दिनों बाद। अगर आज हम मुखिया को दे दिए, हम मान लीजिए हम हैं सरपंच या वार्ड है, अगर हम दे देते हैं मुखिया को कि हम इस पद से अपना इस्तीफा देना चाहते हैं, तो हमारा जैसे आज हम दिए ना, तो आज से 7 दिन बाद से हम पद के अभागी होंगे, यानी उस पद के लिए भागीदार नहीं होंगे। ठीक है, यानी अब त्याग पत्र आपका माना जाएगा कि आपका त्याग पत्र प्रभावी हो गया। समझ में आ गया क्या? आइए देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था तो लोक भागीदारी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या सार था बाबू? लोक भागीदारी। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रभावी होता? 1952 में। ठीक, नीचे दी गई कमेटियों में से किसका संबंध पंचायती राज से है? तो बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है बाबू? तो पंचायती राज व्यवस्था से। अभी हाल फिलहाल दरोगा के पेपर हुआ है, उसमें यह क्वेश्चन आया था कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। सर बलवंत राय मेहता ने ही 1957 में, कब? 1957 में पंचायतों के त्रिस्तरीय व्यवस्था किए थे। पंचायतों के अब सर त्रिस्तरीय में कौन कौन? तो एक होगी ग्राम, उसके ब्लॉक और उसके बाद जिला परिषद, यानी ग्राम, ब्लॉक और जिला परिषद। तो ग्राम स्तर पर ये थी ग्राम पंचायत, ये ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति,
जिला स्तर पर जिला परिषद। समझ में आ गया ना। यह भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, जो अभी मैं बताया 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। उसके बाद में गठित हुआ अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुआ था। अशोक मेहता समिति का क्या कमी था कि उसने पंचायतों के द्विस्तरीय की व्यवस्था किया था, एक ब्लॉक का दूसरा जिला, ठीक है। तो इसलिए वो लागू नहीं हुआ था। अच्छा सर, 1977 में वो नियम दिए थे। पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष का वो बताए थे। अशोक मेहता समिति पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष ही निर्धारित किए थे। समझ में आ रहा है ना। चलिए, ग्राम पंचायत के अब देखिए, ग्राम पंचायतों का गठन, महात्मा गांधी को बहुत दिल से इच्छा था कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। उन्हीं के इशारों पर, कहने पर अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया। तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 खुद ही कहते। ग्राम पंचायत के चुने सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य, अब उप मुखिया में कौन कौन भाग लेते हैं बाबू, तो जितने वार्ड सदस्य जीते हैं ना, वहीं सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। तो ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। तो उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो जो सही है वो मैं बता रहा हूँ। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, यानी उप मुखिया का जो चुनाव होगा ना, उसमें मुखिया भी मतदाता होगा। समझ में आ रहा है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा। अगर मान लीजिए दोनों पक्ष दिया, उसमें बराबर हो गया, क्या हो गया, तो अब लॉटरी सिस्टम होगा। या तो आप सिक्का उछाल लीजिए या कुछ वैसा काम कर दीजिए, लॉटरी सिस्टम होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा। यानी राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा। यानी जब पहली बैठक होगा ना ग्राम पंचायत का, तो उसमें उप मुखिया का चुनाव किया जाता है। अगला है जो गलत है, सुन लीजिए। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। नहीं, ये गलत है कि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया भी मत देते हैं। इस बात को जान जाइए आप लोग भी। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति न्यूनतम क्या होनी चाहिए, तो 7। यानी अपील की सुनवाई में, कोई अपील हो रहा है, ग्राम कचहरी है ना, ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई के दौरान न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति क्या होनी चाहिए, तो 7। कम से कम 7 पंच वहाँ पर उपस्थित रहना चाहिए जहाँ पर निर्णय लिया जा रहा है वहाँ। कोई दिक्कत। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती हैं। इस समिति का गठन किन से किया जा सकता है, सुनिएगा। यह बिहार एसएससी सीजीएल परीक्षा 2015 का है। कह रहा है कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किन से किया जा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। यानी जो व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य न हो, वैसे व्यक्ति को क्या किया जाता है, गठन, इस समिति का गठन किसके द्वारा कराया जाता है, तो जो व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। यानी कोई भी वह पद पर जीता ना हो। यानी जैसे वार्ड हो गया, समिति हो गया, मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, पंच हो गया, ये सब कोई भी पद पर नहीं जीता हो, वैसे व्यक्ति को ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है, वैसे व्यक्ति की अध्यक्षता में। अच्छा सर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या किया गया था बाबू, तो कितना, तो 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। भारतीय संविधान के निर्माण के समय कोई भी मौलिक कर्तव्य की बात नहीं हुई थी, या नहीं कोई मौलिक कर्तव्य था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। और 2002 में जो 86वां संविधान था वह क्या था, वह शिक्षा के अधिकार से, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। करे कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है,
तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध नगर पालिकाएं से है। किससे है? नगर पालिकाएं से। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। और कब लागू हुआ था बाबू? तो 1993 में। सिमिलरली 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। यह 1992 में हुआ था। लागू कब हुआ था? 1993 में। कह कि हाल ही में आंध्र प्रदेश अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इसमें भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होगा? तो अनुसूची 1 में। यानी नए राज्यों के गठन, उनके सीमाओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन का उल्लेख किस में है? अनुसूची 1 में है। ठीक है, अनुसूची 1 में ही भारत राज्य और राज्यों का संघ है, संघ राज्य क्षेत्रों का संघ है, इसमें बात की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची। 10 बहाने करके ले गया दिल। यानी कहने का मतलब है कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। यह किससे संबंधित था? दल बदल कानून से। चलिए दोस्त, हाँ 10वीं अनुसूची। चलिए दोस्त, आगे हम लोग बढ़ते हैं भूगोल की ओर। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो दक्षिणी पश्चिमी तट पर। अब सर ऑस्ट्रेलिया के बात आ गया। यानी डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो दक्षिणी पश्चिमी तट पर। अब ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहते हैं। लैंड ऑफ क्या कहते हैं? एक तो ये थी प्यासी भूमि कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। एक कहते हैं लैंड ऑफ गोल्डन फिश। ठीक है। एक कहते हैं कंगारुओं का देश। कंगारुओं का देश कहा जाता है किसको? ऑस्ट्रेलिया को। अब सर ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया के बताइएगा कि जो कंगारू जो है वो अपना बच्चा कितने इंच का देता है? 1 इंच का देता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी साइड पर बसा एकमात्र शहर कौन है? पर्थ है। सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में ही है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे छोटा देश कौन बताएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे छोटा देश नौरू। कौन है? नौरू। कोई दिक्कत है जी? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन है? नौरू है। ऑस्ट्रेलिया और नीचे आइएगा तो तस्मानिया है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच बांस स्टेट है। कौन सा? बांस जल संधि है। उसके बाद में इधर आइएगा किधर? तो पूरा दक्षिण पूर्व में आइएगा तो है न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी है। क्या है? और न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। कोई दिक्कत है? और उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कुक जल संधि कनेक्ट करता है। कौन सा? कुक जल संधि। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर बढ़िएगा तो है पपुआ न्यू गिनी। कौन है? पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टॉरेस जल संधि है। कौन सा? टॉरेस जल संधि है। समझ में आ गया क्या? अच्छा सर, पपुआ न्यू गिनी के जस्ट इस साइड आइएगा ना तो कौन है? दिल्ली है। कौन है? पूर्वी तिमोर है और उसका राजधानी कहाँ है? दिल्ली। अब पूर्वी तिमोर देख कर क्या ख्याल है यार? अभी हाल ही में पूर्वी तिमोर किसका सदस्य बना है? एशियन के 11वां देश कौन हुआ है? ईस्ट तिमोर। तिमोर लिस्ते, वही तिमोर लिस्ते कहिए, पूर्वी तिमोर। ठीक है। उसका राजधानी कहाँ है? दिल्ली। समझ में आ गया क्या? 11वां देश वहीं हुआ है। ठीक है। एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। एशियन की स्थापना कब हुआ था? 1967 में। कोई दिक्कत है? अब आइए ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पर ग्रेट सिम्पसन, ग्रेट गिब्सन, डेजर्ट मरुस्थल, ये सब कहाँ है? डेजर्ट तो मरुस्थल का ही होता है। तो ये सब जो मरुस्थल है कहाँ पर है? ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये सब कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में ही है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में मरे और डार्लिंग 2 प्रमुख नदियाँ हैं। डार्लिंग नदी मरे में जाकर गिरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे लंबी नदी कौन है? मरे नदी। और डार्लिंग नदी मरे नदी में ही जाकर गिरती है। कोई दिक्कत है? चलिए, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। और कोलंबिया की राजधानी कहाँ है बाबू? तो बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी? कोलंबिया किस महाद्वीप में स्थित है?
दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में कौन स्थित है? कोलंबिया। खुद ही कहते। अच्छा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो नवीन मोड़दार पर्वत, यानी नवीन मोड़दार पर्वत में विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। अब सर विश्व की सबसे ऊंची चोटी के बात आया है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? पर्वत शिखर है, तो हिमालय का। हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। और सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन है विश्व के? तो अरावली पर्वत। अरावली पर्वत समझ में आ रहा है? अच्छा सर, अरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान में है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। धूपगढ़ किसका है? तो सतपुड़ा पर्वत के सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? धूपगढ़। अब सर ये जो माउंट एवरेस्ट है यह किस हिमालय में है? तो यह महान हिमालय का भाग है। यानी देखिए, एक ट्रांस हिमालय होता है, एक महान हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय या इसको देखिए महान हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद में बृहत या महान हिमालय, ठीक है। उसके बाद में लघु हो गया और उसके बाद में शिवालिक हो गया। तो सबसे हिमालय के बाहरी भाग कहा जाए या नवीनतम भाग, तो कौन हो गया? शिवालिक हो गया। कोई दिक्कत? जिसमें दून द्वार की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, स्थित है। तो अगर पूछे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट किस में पाई जाती है, तो महान हिमालय यानी कि बृहत हिमालय में। और ट्रांस हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 ये स्थित है, कंचनजंगा स्थित है। और K2 की ऊंचाई 8611 है, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848, कहीं कहीं 8850 भी देखने को आपको मिल जाएगा। खुद ही कहते हैं। अच्छा सर, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती हैं? तो नवीन मोड़दार पर्वत में। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत। अब एंडीज पर्वतमाला कहाँ है बाबू? तो दक्षिण अमेरिका में। किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला, एकदम इस साइड, पश्चिमी साइड दक्षिण अमेरिका के, ठीक है। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि दक्षिण अमेरिका के प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी। इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। यानी एंडीज पर्वत की लंबाई कितनी है बाबू? 7200 किलोमीटर। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए। तो एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? चलिए, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित है न्यूजीलैंड में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। कोई दिक्कत है? याद रखेगा कि अगर आल्प्स पर्वत कहेगा तो कहाँ है बाबू? यूरोप में। आराम से सुनिए बाबू, आल्प्स पर्वत कहेगा तो यूरोप में है, लेकिन दक्षिणी आल्प्स पर्वत कह देगा ना तो धोखा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? न्यूजीलैंड। कहाँ हो जाएगा? आंसर चेंज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है बाबू? 7200 किलोमीटर। बहुत सुंदर। कहाँ पढ़ी हो? अभी तो बताए। ओ ठीक, सॉरी, ठीक। एंडीज पर्वत श्रृंखला के सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? यानी एंडीज पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? एकांगुआ। एकांगुआ, ठीक है। रॉकी पर्वत के सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट। चलिए दोस्त, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है बाबू, ग्रेट डिवाइडिंग के सबसे सर्वोच्च बिंदु कौन है? कोशिस्को। कौन है? कोशिस्को। ग्रेट डिवाइडिंग के सबसे सर्वोच्च बिंदु कौन है? कोशिस्को है। कोई दिक्कत है? आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो वह इंग्लैंड का। यानी आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो वह कहाँ के? इंग्लैंड का। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। बताया मैं कि यूरोप में ही आल्प्स पर्वत श्रेणी है, लेकिन दक्षिणी आल्प्स कह देगा कि कहाँ स्थित है? तो न्यूजीलैंड में। उसी तरीक़े से दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? तो न्यूजीलैंड को। अच्छा सर, यहाँ तक तो ठीक है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। किसका? आल्प्स पर्वत का। इसका सर्वोच्च बिंदु मोंट ब्लैंक है। मोंट ब्लैंक है। यानी अगर कहेगा कि आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च बिंदु कौन से हैं, यानी सर्वोच्च चोटी कौन सी है बाबू? तो मोंट ब्लैंक। मोंट ब्लैंक है। यूरोप एक पर्वत श्रृंखला है। किसका? तो आल्प्स का। यूरोप जो है
कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सा, तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला के व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कहाँ पर बाबू, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ही। व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में पाया जाता है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी है, तो 3 पर्वत श्रेणियाँ सुनिएगा, नागा, चीन, लुसाई, पटकोई। नागा, चीन, लुसाई, पटकोई। कोई दिक्कत है? ये आप पटकोई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो नागालैंड और किसके, भारत और म्यांमार के बीच में है। कहाँ है? भारत और म्यांमार के बीच, याद रखिएगा है। नागालैंड में है, पटकोई की पहाड़ियाँ भी उधर ही हैं, चीन और लुसाई पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है। हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह है तो म्यांमार, यानी हिमालय का विस्तार अराकान योमा किस देश में स्थित है बाबू, तो म्यांमार। म्यांमार की राजधानी कहाँ है, नई पेइता के, वो तो हो गया म्यांमार की राजधानी। अब म्यांमार के मुद्रा के नाम पूछ देगा तो क्यात, क्या है, क्यात, ठीक। अच्छा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है, जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी कहाँ है, बर्लिन। अब ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है, तो ब्लैक फॉरेस्ट। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है, तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है ना बाबू, राइन नदी के किनारे स्थित है। कोई दिक्कत है? आज जो ये सबसे व्यस्तम नदी कहेगा ना तो कौन है, राइन नदी। कहाँ है, जर्मनी। सॉरी दोस्त। चलिए, ब्लैक पर्वत कहाँ स्थित है, ब्लैक पर्वत कहेगा, व्हाइट पर्वत कहेगा, रेड पर्वत कहेगा, येलो पर्वत कहेगा, सब कहाँ है, अमेरिका। कहाँ है, हाँ, यूएसए, यू आर राइट। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा राइन नदी के किनारे स्थित है, ब्लैक फॉरेस्ट। जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सी है, तो अपलेशियन। अपलेशियन जो है, आल्प्स, एंडीज और हिमालय ये सबसे भिन्न है, क्योंकि अपलेशियन जो है ना हमारे बाबू, वह प्राचीन पर्वत है। कैसी पर्वत है, अपलेशियन कैसी पर्वत है, जबकि एंडीज, हिमालय, आल्प्स ये सब नवीन पर्वत है। कैसी पर्वत है, नवीन पर्वत है। निम्न पर्वतों में से कौन सा टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है, तो अपलेशियन। अपलेशियन जो है ना बाबू, टर्शियरी पर्वतीकरण का नहीं है हिस्सा, यानी टर्शियरी कहने का मतलब है कि वह टर्शियरी युग का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है, तो एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत क्या है, नवीन पर्वत है ना, तो यूराल पर्वत, अपलेशियन हो गया, अरावली हो गया, ये सब प्राचीन पर्वत है। तो याद रखेगा, अपलेशियन, अरावली और यूराल कैसी पर्वत है, प्राचीन पर्वत है, जबकि एंडीज जो है एक नवीन पर्वत है। हिमालय एक नवीन पर्वत है, रॉकी एक नवीन पर्वत है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है तो दक्षिण अफ्रीका में, यानी दक्षिण अफ्रीका में ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। सर्वोच्च माने समझ रहे हैं ना, सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, ड्रेकन्सबर्ग है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, तो अफ्रीका में। अफ्रीका में एटलस पर्वत स्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीका के मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देश में स्थित है। सबसे ऊपर नॉर्थ में, अफ्रीका के नॉर्थ वाले पार्ट में क्या है, सबसे टॉप में, ठीक है, अपलेशियन पर्वत, एटलस पर्वत है। कौन सा, एटलस पर्वत है। पेनाइन यूरोप में है पर्वत, अपलेशियन अमेरिका में है और अरावली भारत में है। तो यह कैसी पर्वत है, तो पुरानी पर्वत श्रृंखला है। कैसी है बाबू, पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यानी पेनाइन हो गया, पेनाइन है यूरोप में, अपलेशियन है अमेरिका में, अरावली है भारत में। तो ये कैसी पर्वत है, कैसी है, प्राचीन है। कोई दिक्कत है, अलेघनी क्या है, चलिए, अलेघनी पर्वत किस देश में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अलेघनी, कॉमन, अलेघनी, हाँ, अलेघनी पर्वत किस देश में है, अमेरिका में है। कैंटाब्रियन कहाँ है, स्पेन में। कैंटाब्रियन पर्वत कहाँ है, स्पेन में है। एल्बुर्ज पर्वत ईरान में है। एल्बुर्ज पर्वत कहाँ है, ईरान में, ठीक है। अब मैकेंजी पर्वत कनाडा में है। माउंट मैकेंजी कहाँ है, कनाडा में स्थित है, ठीक है। अब देखिए, सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है।
सुनिएगा, किलिमंजारो पर्वत कहाँ है? अफ्रीका में। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है। अच्छा, माउंट मैकिनले कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। माउंट मैकिनले रॉकी पर्वत के सबसे ऊंची चोटी के माउंट मैकिनले। अच्छा, एशिया के सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? एल्ब्रुस, एशिया में एल्ब्रुस। अच्छा सर, दक्षिण अमेरिका में कौन सा? तो देखिए एल्ब्रुस जो है ना, एशिया में नहीं है। एल्ब्रुस कहाँ है? यह यूरोप में है। रूस और यूरोप के बीच सीमा साझा करता है कौन सा? एल्ब्रुस, ठीक है। कोशिस्को कहाँ पर है बाबू? तो ऑस्ट्रेलिया में है। कोशिस्को कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा सर, अकांगुआ कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी के क्या नाम है? माउंट अकांगुआ। आल्पस पर्वत कैसी पर्वत है? तो आल्पस एक वलीत पर्वत है। आल्पस एक वलीत पर्वत है। ओस्जिस, देखिए आल्पस जो है ना वो पुरानी पर्वत है। अरावली, आल्पस, अपलेशियन, ठीक है, इवराल, ये सब कैसी पर्वत है? प्राचीन पर्वत है, ठीक है। हाँ प्राचीन, ये पुरानी। विंध्य कैसी पर्वत है? तो अवशिष्ट पर्वत है। विंध्य पर्वत कैसी है? फ्यूजियामा पर्वत कैसी है? तो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित एक पर्वत है फ्यूजियामा। वो ओस्जिस ब्रांसोस पर्वत है। माउंट टिटलिस स्थित है स्विट्जरलैंड में। माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए दोस्तों, हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जरूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, ठीक है। वीडियो छोड़े तो वीडियो छोड़ने से पहले लाइक बटन दबा दें और क्या करें कि शेयर करें और उसके साथ सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मेरा कल के लिए क्वेश्चन रहेगा दोस्त कि माउंट कुक पर्वत किस देश में स्थित है? आपसे अगला दिन के लिए क्वेश्चन रहेगा कि माउंट कुक पर्वत किस देश में है। आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। मैं बहुत आपसे बेसब्री से इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।